रात में इतनी सारी बकरियों को मार देना वो आखिर कितनी खतरनाक बन चुकी थी। दादाजी गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे। अगर तू उसे भागने न देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। याद रखना, अगली बार वो सबसे पहले तुझे ही खाएगी। शोर सुनकर गांव वाले हमारे घर के बाहर जमा हो गए। आंगन का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। एक आदमी बोला, लगता है जंगल का कोई बड़ा भालू घुस आया था, बाड़े की बकरियां नहीं खा पाया, इसलिए गुस्से में सबको मार गया। दूसरे ने कहा, हाँ देखो, कई बकरियों के सिर पूरी तरह कुचले हुए हैं, इतनी ताकत किसी इंसान में नहीं हो सकती। तीसरे ने दीवार के पास बने बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाते हुए कहा, ये देखो, इतने बड़े पंजों के निशान हैं, जरूर कोई भालू ही था। गांव वालों ने दादाजी को ढांढस बंधाया और धीरे धीरे सब अपने घर लौट गए। सबके जाने के बाद दादी ने धीमी आवाज में कहा, लल्लन, अब यहाँ से चलो, सामान बांधते हैं और शहर चलते हैं। वो बकरी अब राक्षस बन चुकी है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। दादाजी भड़क उठे, ये मेरा घर है, मैं किसी जानवर से डरकर भाग जाऊं? अगर वो फिर आया तो इस बार उसकी खाल उतार दूंगा। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, बहुत बातें हो गई, ठेला निकालो, इन मरी हुई बकरियों को पीछे वाले पहाड़ में फेंक आते हैं। अब इनका न दिमाग बचा है न खाल काम की रही, देखकर भी घिन आती है। पूरा दिन दादाजी और दादी उन लाशों को ठेले में भर भर कर जंगल में फेंकते रहे। शाम तक दोनों पूरी तरह थक चुके थे। खाना खाकर सब जल्दी सो गए। रात को दादी धीरे से बोली, सुनो, अब बकरियां पालना छोड़ देते हैं, कुछ छोटे सुअर या बछड़े पाल लेंगे, मेहनत भी कम होगी और कमाई भी हो जाएगी, सबसे बड़ी बात जान तो बची रहेगी। दादाजी ने गुस्से से जवाब दिया, तुम औरतों को कुछ नहीं पता, असली पैसा बकरियों से आता है, पहले उस जानवर का हिसाब कर लो, फिर नई बकरियां लाकर फिर से यही काम शुरू करूंगा। दादी डरते हुए बोली, अगर वो फिर वापस आ गया तो? दादाजी गरज पड़े, चुप रह, बार बार उसका नाम मत लिया कर। उस रात फिर वही डरावनी आवाज पूरे आंगन में गूंजने लगी, बिल्कुल पिछली रात जैसी। दादाजी तुरंत अपनी बड़ी छुरी लेकर दरवाजे के पास पहुंचे और दरार से बाहर झांकने लगे। अचानक उनका चेहरा डर से बदल गया। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, जल्दी तहखाने में भागो। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों दौड़ पड़े। तभी धड़ाम, एक जोरदार मुक्के से खिड़की टूट गई। एक विशाल पंजा दादाजी की पीठ की तरफ झटा। आखिरी पल में दादाजी तहखाने में कूद गए और तुरंत ऊपर का ढक्कन बंद कर दिया। कुछ देर तक बाहर से दीवारों पर पंजे मारने और चीजें टूटने की भयानक आवाजें आती रही। हम सांस रोके बैठे रहे। काफी देर बाद सब शांत हो गया। मैंने डरते हुए पूछा, क्या वो चला गया? दादाजी ने धीरे धीरे तहखाने का ढक्कन खोला और बाहर झांका। कुछ पल देखने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। हाँ, चला गया। हम जैसे ही बाहर निकले पूरा घर उजड़ चुका था, फर्नीचर चकनाचूर पड़ा था, दीवारें टूट चुकी थीं। लगता था जैसे कोई तूफान सब कुछ रौंद कर चला गया हो। दादी रोते हुए बोली, अब तो चलो यहाँ से, शहर चलते हैं। वो बकरी अब किसी राक्षस से कम नहीं रही, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन दादाजी की आंखों में डर नहीं, लालच था। उन्होंने कहा, कहाँ जाऊँ, ये गाँव मेरे बाप दादाओं की जमीन है, मरूंगा भी तो यही मरूंगा। फिर उनकी आंखें चमक उठी। कल रात मैंने उसे साफ देखा था, वो किसी भालू से भी बड़ा हो चुका है। अगर मैं उसे मारकर उसकी खाल उतार लूं तो पूरे जिले में उसकी कीमत लाखों में होगी। ऐसी खाल किसी के पास नहीं होगी। दादी चिल्ला उठी, तुम पागल हो गए हो क्या? वो कोई साधारण जानवर नहीं है, और कम से कम काव्या के बारे में तो सोचो। दादाजी ने मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोले, अगर उस जानवर ने इसे खा लिया तो समझ लेना इसकी किस्मत ही। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं समझ गई, उनकी नजर में मैं कभी परिवार नहीं थी, सिर्फ एक बोझ जिसके मर जाने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी ने फावड़ा उठाया और आंगन की दीवार के पास जमीन खोदने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने मिट्टी के अंदर से एक लंबा कपड़े में लिपटा हुआ बंडल निकाला। उसे कंधे पर रखते हुए बोले, तुम दोनों यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ पड़ोसी महेश के घर कुछ दिन रहने की बात करो, मैं लोहार को बुलाकर घर की मरम्मत करवाता हूँ। महेश हमारे पड़ोसी थे, वो हमेशा दादाजी से बकरी काटने का हुनर सीखना चाहते थे। हर त्योहार पर उनके लिए तोहफे भी लाते थे। लेकिन इस बार जैसे ही दादाजी ने कुछ दिन रहने की बात कही, महेश ने साफ मना कर दिया। दादाजी हैरान रह गए। महेश, मैं हमेशा तेरे साथ अच्छा रहा, जब भी बकरी काटा था तुझे हिस्सा देता था। आज बस कुछ दिन के लिए तेरे खाली गोदाम में रहने को कह रहा हूँ और तू मना कर रहा है? महेश ने शांत लेकिन कड़वी आवाज में जवाब दिया, लल्लन काका, इतने सालों से मैं आपको त्योहारों पर तोहफे देता आया हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे अपना हुनर नहीं सिखाया। दादाजी बोले, जब मैं ये धंधा पूरी तरह छोड़ दूंगा तभी किसी को अपना शागिर्द बनाऊंगा, और पड़ोसी होने के नाते सबसे पहले तेरा ही नाम सोचूंगा। बस जिंदा रहना चाहिए। महेश का चेहरा गंभीर हो गया। यही तो बात है काका, उस दिन साधु की सारी बातें मैंने भी सुनी थी। कल रात जो कुछ हुआ वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा। गांव वाले चाहे कुछ भी माने, लेकिन आप जानते हैं कि वो आदमखोर बकरी सच में मौजूद है और वो बहुत ज्यादा बदला लेने वाली है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। माफ कीजिए, मैं आपको अपने घर नहीं रख सकता। दादाजी गुस्से में वहाँ से लौट आए। फिर उन्होंने कहा, चलो तुम्हारी बुआ के घर चलते हैं। उसका घर ईंटों का बना है और उस पर बड़ा लोहे का दरवाजा भी है। मेरी बुआ की शादी इसी गांव के एक लोहार से हुई थी। कुछ साल पहले मेरे फूफा अपने साथियों के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए थे। वहाँ उनका सामना उसी आदमखोर बकरी से हुआ। 13 लोगों के उस दल में सिर्फ मेरी बुआ ही जिंदा वापस लौटी थी, लेकिन उनकी दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उस हमले में कट गई थी। उस हादसे के बाद गांव वाले उनसे दूरी बनाने लगे। दादाजी भी बहुत कम उनके घर जाते थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे तुम लोग अचानक यहाँ कैसे? दादाजी ने झूठ बोल दिया, कल रात तेज आंधी में घर की छत उड़ गई। इतनी ठंड में वहाँ रहना मुश्किल है, इसलिए सोचा कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुक जाए। बुआ ने बिना कुछ पूछे हमें अंदर बुला लिया। सामान रखने के बाद मैं रसोई में उनकी मदद करने लगी। तभी दादाजी ने दादी को धीरे से चेतावनी दी, ध्यान रहे उस जानवर के बारे में जुबान मत खोलना, वो पहले से ही डरी हुई है। अगर सच पता चल गया तो हमें यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद बुआ बोली, घर में जलाने की लकड़ी कम है, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। मैं घबराकर बोल पड़ी, बुआ जंगल मत जाइए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्यों? कल भी तो वहीं से लकड़ियाँ लेकर आई थी। बर्फ पड़ने से पहले जितनी लकड़ी जमा हो जाए उतना अच्छा है। दादी ने बात संभालते हुए कहा, कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बुआ बोली, जरूरत नहीं, तुम लोग मेहमान हो, मैं अकेली चली जाऊंगी।
होंगी। जैसे ही वो बाहर निकली, दादाजी ने दादी को घूरते हुए कहा, देखा अभी तुमसे सच निकल ही जाता। अगर उसे उस आदमखोर बकरी का पता चल गया होता तो? दादी रोते हुए बोली, लेकिन अगर जंगल में सचमुच उसका सामना हो गया तो? दादाजी ने बेरुखी से जवाब दिया, तो अच्छा ही होगा, फिर नया घर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पक्के मकान में आराम से रह लेंगे। इतना कहकर वो बिस्तर पर लेट गए। बहुत थक गया हूँ, अब कोई मुझे परेशान मत करना। दादाजी की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। क्या वो सचमुच चाहते थे कि मेरी बुआ मर जाए? हालांकि दादाजी उनसे ज्यादा मेल जोल नहीं रखते थे, लेकिन हर साल मुझे राखी और त्योहार पर जो एकमात्र लिफाफा मिलता था वो मेरी बुआ ही देती थी। मैं उन्हें यूं मरने नहीं दे सकती थी। मैं चुपके से उनके पीछे भागी। अच्छी बात ये थी कि वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी। उन्होंने मुड़कर पूछा, क्या हुआ काव्या? मैं हाँफते हुए बोली, बुआ, दादाजी ने झूठ कहा था, हमारा घर आंधी से नहीं टूटा, उसे उस आदमखोर बकरी ने तबाह किया है। वो अभी भी जंगल में हो सकती है। बुआ कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तेरा दिल बहुत साफ है बेटी, अब वापस घर चली जा। मैंने घबराकर पूछा, और आप? उन्होंने शांत स्वर में कहा, फिक्र मत कर, मैं उस जानवर का सामना पहले भी कर चुकी हूँ, मुझे पता है उससे कैसे बचना है। इतना कहकर वो अकेली जंगल की तरफ चली गई। उस रात सब कुछ बिल्कुल शांत रहा, कोई आवाज नहीं। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद भी बुआ वापस नहीं लौटी। दादी चिंता में बोली, पूरी रात हो गई, पता नहीं वो जिंदा भी होंगी या नहीं। दादाजी झुंझलाकर बोले, रोना धोना बंद करो, बैलगाड़ी निकालो, बाजार से 10 किलो सुअर का मांस, 2 मुर्गियां और 10 लीटर देसी शराब लेकर आओ, साथ में कुछ नमकीन भी ले आना। दादी हैरान रह गई, इतना सारा खाना और शराब किसके लिए? दादाजी बोले, जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, काव्या, एक बहुत बड़ी देग में भरकर चावल पका, कम मत पड़ना चाहिए, और खूब सारा पानी भी गर्म कर देना। मैंने पूछा, क्या आज घर में कोई मेहमान आने वाले हैं? दादाजी मुस्कुराए, रात होने दे, सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद दादी और दादाजी दोनों बाहर चले गए। थोड़ी देर में दादाजी गांव के कई बेरोजगार और ताकतवर नौजवानों को साथ लेकर लौटे। उन्होंने जमीन पर वही लंबा कपड़े में लिपटा हुआ बंडल रख दिया। एक लड़के ने उत्साहित होकर पूछा, लल्लन काका, क्या सच में इस हथियार से उस जानवर को मार सकते हैं? दादाजी ने गंभीर होकर कहा, उस जानवर को हल्के में मत लेना, उसकी ताकत किसी भालू से भी ज्यादा है। दूसरे लड़के ने लालच भरी नजरों से पूछा, अगर उसकी खाल इतनी बड़ी है तो उसकी कीमत कितनी होगी? दादाजी की आंखों में लालच चमक उठा। मैंने जिंदगी में बकरी, भालू, भेड़िया, लोमड़ी, हर तरह की खाल बेची है, लेकिन इतनी विशाल खाल कभी नहीं देखी। मेरी सबसे महंगी बिकने वाली खाल भी उसके सामने छोटी थी, और वो 5,000 रुपये में बिकी थी। सभी लड़के एक साथ चौंक पड़े। 5,000? दादाजी हंसते हुए बोले, अरे वो तो छोटी खाल थी। अगर उस आदमखोर बकरी की खाल शहर में बेच दी तो इतने पैसे मिलेंगे कि तुम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। शहर में मकान खरीद सकते हो, शादी कर सकते हो और आराम की जिंदगी जी सकते हो। एक युवक लालच में बोला, काका, बस उस खाल का थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिल जाए। मुझे तो बस इतना चाहिए कि गांव में अपना पक्का घर बना लूं और शादी कर सकूं। मुझे पता था कि दादाजी अपनी सारी कमाई छिपा कर रखते थे। जब भी खर्च करना होता तभी दादी को थोड़े थोड़े पैसे देते थे। इसलिए मुझे यकीन था कि उन्हें किसी के साथ पैसा बांटना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तभी दादी ठेले में शराब और मांस लेकर वापस लौटी। घर में इतने सारे लड़कों